गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की सीरीज। अब तक हमने 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट नंबर 17। इनकी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी आई क्यू नाम से। साथ ही हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ से आप डाउनलोड करें स्टडी आई क्यू ऐप और उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। आपको सोल्व करने के लिए इसमें टाइम मिलता है 20 सेकंड का। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करें। और सवाल ऐसा है, एग्जाम अप्रोच से आप डील करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी डील कर सकते हैं। देखो भाई, इसने आपसे क्या कहा। इसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय के 10% की बचत कर पाया, किंतु 2 वर्ष बाद जब उसकी आय 20% बढ़ गई, तब भी वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सका, उसका वह कितने प्रतिशत बढ़ गया। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनकम जो आपकी होती है, आपकी जो आय होती है, आप जितना भी पैसा कमाते हैं वो 2 हिस्सों में चले जाते हैं। एक हिस्सा आपका होता है एक्सपेंडिचर का, एक हिस्सा आपका एक्सपेंडिचर या खर्च का, और दूसरा हिस्सा आपका होता है सेविंग या फिर बचत का। आपने मान लो 1 लाख रुपए कमाए, उसमें से 80,000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास 20,000 बचे, वो आपकी क्या है, सेविंग है। तो ऐसे ही इसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय के 10% की बचत कर पाया। तो हमारे पास जो पहला केस है उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि आदमी ने अगर 100 रुपये कमाए थे तो उसमें से उसने 10% मतलब 10 रुपये की बचत कर ली, और खर्चा कितने का कर डाला, 90 रुपये का। क्लियर। फिर उसने कहा कि 2 साल बाद जब उसकी आय 20% बढ़ गई, जो हमारा केस सेकंड है, 2 साल के बाद इनकम 20% बढ़ गई। इसका मतलब पहले 100 रुपये कमाता था, इसका 20% 120, 20% 20 रुपये हो गया। नई इनकम उसकी क्या है, 120 रुपये। फिर इसने कहा कि तब भी वह पहले जितनी की राशि की बचत कर सका, उसकी सेविंग जो है वो सेम है। सेम का मतलब पहले भी 10 रुपये बचाता था, आज भी वो 10 रुपये बचाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो खर्चा है, 120 कमाए, 10 बचाए, खर्च कितने कर दिए, 110 रुपये खर्च कर दिए। आपसे पूछा कि उसका एक्सपेंडिचर कितने % इंक्रीज हुआ, उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो आप कहेंगे 90 रुपये कमा रहा था, 20 रुपये उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो 20 रुपये बढ़ा है किस पर, 90 पर। 2/9 को अगर आप लिखें, देखो 1/9 को लिखा जाता है 11 1/9%। इसका आप अगर जस्ट डबल कर देते हैं तो ये बन जाता है 22 2/9%। या फिर क्या करोगे, नहीं पता है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते हैं, तो ध्यान से मेरे साथ साथ इसी बात को सोचना। पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो क्लियर होना जरूरी है। वो अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आप इस टाइप के जो इजी कैटेगरी के हैं, मॉडरेट कैटेगरी के सवाल हैं, उनका ऑलमोस्ट पार्ट आप माइंड में कर सकते हैं। तो देखो, आदमी 10% की सेविंग करता है, तो इसका मतलब 100 रुपये कमाएगा तो 10 रुपये बचा लेगा। एक्सपेंडिचर कितना होगा, 90। हमें इस 90 के बेसिस पर ही ये बताना है कि अगली बार उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। 90 रुपये के आधार पर ही बताना है। अगली बार क्या कहा, इनकम 20 रुपये बढ़ गई है, 20% का मतलब 20 रुपये। अब आदमी पहले के कंपैरिजन में 20 रुपये ज़्यादा कमाने लग गया, लेकिन बचत तो सेम ही है, उतने रुपए की कर रहा है। तो ये जो 20 रुपये उसने कमाए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। अगर बचत में 5 भी रुपये जा रहे होते तो हम बचत को बढ़ा देते। तो इसका मतलब आदमी 20 रुपये एक्स्ट्रा कमा कर तो लाता है, लेकिन उनको भी खर्च कर देता है। तो हम कह सकते हैं पहले वो 90 रुपये खर्च करता था, अब 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देगा। 20/2/9 हमारा रिजल्ट हो गया ये वाला। तो इसलिए मैंने कहा था, वैसे सवाल तो ये था कि रीड करते ही आप 5 से 10 सेकंड में इसको डील कर सकते थे। चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास टाइम है 20 सेकंड्स का।
जल्दी से आप इसको रीड करें। ये क्वेश्चन भी हमने 7 पैटर्न्स की कैटेगरी में डिस्कस किए थे कि इनको भी वर्बली किया जा सकता है। देखो भाई क्या कहा, x प्लस 1/x अगर √5 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। देखो 7 पैटर्न जब हमने पढ़े थे, 7 पैटर्न पर हमने चर्चा की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किनको सोल्व करने के लिए। और ये पैटर्न किस पर बेस्ड थे, x 1/x पर, बीच में साइन प्लस का है माइनस का है, इन पर बेस्ड आपके ये सवाल होते थे। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। अगर 7 पैटर्न जिस बच्चे को पता है उनकी इस सवालों के अंदर स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। होने को तो आपको भी पता है कि यहाँ से यहाँ जाओगे क्यूब करोगे, लेकिन 7 पैटर्न जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि इसका रिजल्ट होगा a³ - 3 है। अब सिंपल सी बात है, a की वैल्यू √5 है तो a का जब आप क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5√5। 3 बार √5 लिखोगे तो क्या बनेगा, 5√5। उसमें से आप लेस कर दोगे यहाँ से 3√5 तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, 2√5। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे माइंड में डील कर सकते हैं। कुछ भी लिखने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे करना पॉसिबल था। चलो भाई, आपके पास इस सवाल के लिए 30 सेकंड्स का टाइम है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उम्मीद है सवाल आपका सोल्व हो गया होगा। देखना क्या कहा इसने यहाँ से आपको, इसने कहा कि ट्राइंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जहाँ AD परपेंडिकुलर है BC पर और बिंदु D जो है, पॉइंट आपका D जो है वो आपका BC पर सिचुएटेड या फिर स्थित है। यदि AD की वैल्यू आपको दे रखी है 4√3 सेंटीमीटर तो ट्राइंगल ABC की पेरीमीटर या फिर परिमाप क्या होगा। यहां से आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया AB और C। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC आपने बनाया, ABC के अंदर आपने क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर BC पर। ये इसके एकदम मिड में आता है और ये इस ट्राइंगल की क्या हो चुकी है यहाँ पर, हाइट। क्लियर है। अब या तो आप देखो, सीधे ध्यान रखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है √3/2a। जो भी समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होती है उसका √3/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट आ जाएगी। अगर आप निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तो आप कहेंगे कि ये एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री। ये वाली साइड आपकी कितनी है, A। तो आप यहाँ से या तो रेशियो लिख लें कि 60 के सामने की जो भुजा है रेशियो में √3, ये वाली 1 और ये वाली 2। बहुत सारे बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि आपकी डिमांड, एग्ज़ाम की डिमांड ये रहती है कि कम से कम चीज़ों को बिना स्ट्रेस लिए हम लोग याद तो रखें। सबसे बेस्ट तो क्या था कि यहाँ पर सीधे आप हाइट का यूज करते और इसका कंक्लूजन निकाल ले जाते। क्लियर है। लेकिन कोई बच्चा हो सकता है जो इतने फॉर्मूले याद करने में कंफर्ट ना हो, तो कम से कम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ये बेसिक सी बात है। 2 किसको बताता है, A को। 1 किसको बताएगा, a/2 को। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए रेशियो में, √3 की। या तो ऐसे निकाल लो, ऐसे कंफर्ट नहीं हो H निकालने में तो आप लिख सकते हो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन जब भी है रेशियो बताएगा, साइन एंगल के सामने की वैल्यू परपेंडिकुलर और यहाँ वाली ये आपकी हो गई हाइपोटेनस। तो आप क्या लिख देंगे, H/A। तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे √3/2a आपकी क्या आ गई, हाइट। ये काम आपका होता है एग्जाम से पहले का कि सारी की सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें बेहतर तरीके से। अब हम लोग एग्जाम में इसे सीधे सीधे कैसे डील करेंगे, देखो
हमने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हाइट की तरह काम कर रहा है। अब हम उसको भूल जाते हैं, डायग्राम की वैसे तो नीड नहीं थी, बनाना ही नहीं था। हाइट कितनी दी है उसने हाइट दी है 4√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 निकल के आ गई। ए बी सी का पेरीमीटर कितना होगा, इसका 3 गुणा कर दो, 24 रिजल्ट आ जाएगा। 3 साइड से बनता है ट्राइंगल, तो आप यहाँ पर ये रिजल्ट निकाल देते। सुधार क्या करने हैं, देखो अगर डायग्राम आपके आसान है तो उस केस में सुधार आपको यही करने हैं कि सीधे सीधे आप इनको बिना डायग्राम बनाए डील कर दे जाए। एग्जाम में इतना सा लिखते √3/2a बराबर 4√3, इसको आप इस पार्ट से कैंसिल आउट कर देते, ए की वैल्यू आपकी 8 निकल के आ जाती और उसका यूज करके 3 गुणा आप पेरीमीटर सीधे सीधे बता देते। तो ये आपको सुधार करने होते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करती हैं, सवाल आसान है, आप खुद कॉमन सेंस लगा के देखें कि भाई इसको एग्जाम में कौन नहीं करेगा। एटलीस्ट जो कंपटीशन के ऊपर जो शामिल हैं ऊपर वाले 8-10% बच्चे, वो तो मस्ट है, करके ही आएंगे, कंपटीशन तो उनके साथ ही है। 90% भीड़ ना भी करती हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो उनके कंपेरिजन में क्या किया आपने, काफ़ी सारा टाइम बचा लिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, आपको बताना है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसको डील करके बताएं। सबसे बड़ा नंबर, चलो भाई ध्यान से देखना। सर्ड्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, सर्ड्स एंड इंडाइसिस, उस चैप्टर के अंदर हमने इन पर चर्चा की थी। एक बार इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो सवाल होते हैं आपके इस टाइप के, ये 2 कैटेगरी में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू है, पहले ऑप्शन में मैं मान लेता हूँ √x है और दूसरे वाली वैल्यू √y है। तो यहाँ आप x और y का जो डिफरेंस है, x और y का जो आपका डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस में वो आपका फिक्स चलता है। ठीक है, कोई भी सवाल देखने ला आप एग्जाम का, उसमें आपको ये डिफरेंस फिक्स मिलेगा, क्योंकि √ निकाल करके कर तो दोगे सोल्व, लेकिन एग्जामिनर जब पूछता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चा √ निकाल करके करे, इसको लॉजिकली वो सोल्व करके देखे। तो एक पैटर्न ये होता है जहाँ x और y का जो डिफरेंस है वो आपका फिक्स चलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 9 और 7, 10 और 8, 11 और 9, 12 और 10, सब के अंदर 2-2 का डिफरेंस मेंटेन है। एक दूसरी कैटेगरी और होती है जिसके अंदर प्लस भी मेंटेन होता है, ये वाला। वहां पर आप पाएंगे कि x और y का जो एडिशन होगा वो आपका फिक्स चलेगा। ऐसे सवाल हमने वहां पर किए थे। पहले तो इसका लॉजिक समझ लो कि भाई असल में इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। कि कोई भी, जैसे कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इनकी ट्रिक याद कर देते हैं। ट्रिक में अगर एक चीज उल्टी हो गई, ये नहीं पता चला कि कौन से वाले में कौन सी बात अप्लाई करनी थी, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस बात को समझो, जैसे √9 माइनस √7 है, इसे अगर आप रेशनलाइज कर दें तो आप पाएंगे कि ये बन जाएगा √9 प्लस का √7, और नीचे की तरफ फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, √9 प्लस का √7 लिखा जा सकता है। ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पैटर्न किसका है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी का पैटर्न है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन आसान है, a² माइनस b² निकलता है। अब इसे अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, इसका स्क्वायर 9 बनेगा, इसका स्क्वायर 7 बनेगा, तो ऊपर क्या बन गया भाई, 2 बन गया। नीचे आपके पास क्या मेंटेन है, √9 प्लस √7, तो मैं लिख देता हूँ √7 प्लस का √9 लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे ये वाली वैल्यू आपने सोल्व कर ली। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो अगेन क्या करोगे, √10 प्लस √8, √10 प्लस √8 ये वाला लिखोगे। ऊपर क्या बनेगा भाई, √10 का स्क्वायर 10 माइनस √8 का स्क्वायर 8, तो ऊपर गैप कितना आ जाएगा आपके पास, 2। नीचे वैल्यू मैं लिख दूं तो क्या लिख देंगे, 8 और
10 लिखा जा सकता है। ऐसे ही जब आपका तीसरा पार्ट सोल्व होगा तो ऊपर क्या बनेगा 2, नीचे मैं लिख देता हूँ √9 प्लस √10, और ऐसे ही इस अगले में भी ऊपर क्या बनेगा 2। एग्जाम में क्या सब कुछ लिख करके देखना? नहीं, सब कुछ लिख करके नहीं देखना होता, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, मतलब जहां पर सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, जैसे लेफ्ट में 9, 10, 11, 12, 9 वाले और 12 वाले को कंपेयर करोगे, इतने में ही आपको आइडिया लग जाएगा। खैर, आपने सारी चीजें लिख ली। अब बात करते हैं मुद्दे की, आप कैसे सोल्व करोगे। इसे सोल्व करना वैसे तो आसान है, एक बार के लिए ट्राई करके देखो बात बन रही है या नहीं। एक छोटी सी बात बताओ मुझे, अगर मैं 2 में 5 का डिवीजन कर दूं और 2 में मैं 7 का डिवीजन कर दूं, या 2 में मैं 8 का डिवीजन कर दूं, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है? बड़ी बता दो मुझे। ऐसे ही साथ साथ देखना, ऐसे ही मैं 2 में 17 का डिवीजन कर दूं और 2 में मैं 21 का डिवीजन कर दूं, कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो आप कहोगे कि सर दोनों में ऊपर की तरफ तो 2-2 है, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर में बड़े नंबर का डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? छोटा। किसी भी नंबर में अगर हम छोटी संख्या का छोटे नंबर का डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बड़ा। तो इस हिसाब से 2 तो ऊपर सेम मेंटेन है, 5 का डिवीजन करोगे और 8 का करोगे, 5 का डिवीजन छोटे नंबर का करोगे तो रिजल्ट बड़ा, बड़े नंबर का करोगे तो रिजल्ट छोटा। आप चाहें तो सोल्व करके देख लें, 0.40 इसका रिजल्ट आ गया। इसे सोल्व करेंगे, 8 2 16, 8 5 40, तो पता चल रहा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको कॉमन सेंस में डेवलप करनी है। यहां कौन सा, तो आप कहेंगे सर ऊपर तो सेम है, बड़ी संख्या बतानी है तो जिसमें छोटे का डिवीजन गया वो आपका रिजल्ट होगा। चलो भाई, ये आपने कर लिया। एक कॉमन सेंस लगाना, सबके पास 2-2 ऊपर है, आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो जहां पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिखेंगे उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? आपका सबसे बड़ा। अब देखना जरा, मैं तुलना करता हूं इस नंबर की, ये पूरा का पूरा रिजल्ट और इस पूरे रिजल्ट की। तो आप कहेंगे कि सर √8 से √8 7 छोटा है और √10 से √9 छोटा है। तो फाइनली इन दोनों वैल्यू को अगर आप जोड़ भी लेंगे तो इन दोनों वैल्यूज का जो सम है या एडिशन है, इनके कंपैरिजन में तो इनका छोटा ही आएगा। ऐसे ही देखना जरा, √8 √10 है, 8 से बड़ा तो ये हो गया यहाँ पर, इस संख्या से तो बड़ी हमने ये लिख दी, और इस संख्या से बड़ी हमने यहाँ पर, सॉरी गलत लिख दिया था, 11 वैल्यू लिख दी। यहाँ भी आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये वाली वैल्यू छोटी है, पूरी की पूरी ऐड होने के बाद ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है। इसकी और इसकी अगर आप तुलना कर देंगे तो आप कहेंगे सर 9 से बड़ा तो √10 है और इस √11 से √12 है, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन करके ये साबित कर दिया कि भाई नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये पार्ट मिनिमम है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नीचे वाला ये पार्ट आपका क्या है? मैक्सिमम है। तो आपसे क्या पूछा था? लार्जेस्ट नंबर। अगर आप छोटी संख्या का भाग देंगे तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? यहाँ पर बड़ा। इन सवालों को पढ़ लिया था हमने, सारा काम कर लिया था। उसके बाद एक बात मैंने कही थी कि जिसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर इन्वॉल्व होता है वही द लार्जेस्ट आपका होता है। सबसे छोटे नंबर किस में इन्वॉल्व है? √7 के अंदर, ठीक है। ये मेथड क्यों बताया फिर मैंने आपको? ये इसलिए बताया कि अगर बाई चांस उस बात को भूल गए सॉरी, अगर आप उस बात को भूल गए कि लार्जेस्ट नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा तब होगा या स्मॉलेस्ट नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा तब होगा, क्योंकि ऐसे 3-4 अलग अलग केसेस बनते हैं। जैसे पीछे मैंने बताया था ना कि ये भी सवाल हो सकता है, तो इस वजह से आप इस बात को ध्यान रखें। एग्जाम में मान लो ये बात अगर याद है ना आपको, कौन से वाली? ये वाली बात अगर आपको याद रह जाती है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, तुरंत के तुरंत आप क्या करोगे? बात को हिट कर लोगे और रिजल्ट निकाल दोगे। देखते ही हिट हो रहा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? जिसमें सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इनका गैप सेम चलता है, 9 का 7 का, 10 8 11 9 12 10, 2 का गैप मेंटेन है। क्लियर? बाई चांस अगर भूल गए तो क्या चारों नंबर को सिंप्लीफाई करोगे? नहीं, सीधे सीधे क्या लिखोगे कि सर इसको जब करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा? √9 प्लस √7, √9 प्लस √7, ऊपर क्या बन गया? 2। फिर 9 से 10 में गए, 10 से 11, 11 से 12, इसको और देख लो,
तो 2 आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा √12 प्लस √10, क्योंकि बीच वाले तो आंसर होने नहीं है, या तो ये संख्या बड़ी होगी या फिर ये संख्या बड़ी होगी। अब आपने दिमाग लगाया कि सर 7 और 9 इनका जो अंडर रूट है, इनके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू √10 और 12 बड़ी है। ये अगर बड़ी है, 2 में ही भाग कर रहे हो तो रिजल्ट इसका क्या निकल के आएगा मिनिमम, और इस वाले का रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपका मैक्सिमम। तो आपको दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। रेशनलाइजेशन आपको करना आता है, अगर सीधे बात ध्यान रहे तो आप सीधे सीधे हिट भी कर सकते हैं, वो चीजें भी हम लोग बीच बीच में सीखते रहते हैं। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट के थ्रू चल करके भी इसका कंक्लूजन निकाल ले जाएंगे। एक अच्छा सवाल आपके पास है, देखना जरा, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे रीड करके रिजल्ट निकालें। देखो भाई क्या कहा, किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी आयु के वर्गमूल के अनुसार बदलती है 5 से 17 वर्षों के बीच। कि किसी पेड़ की एज अगर 5 साल या उससे बड़ी है, 17 साल या उससे छोटी है, तो उसकी हाइट किस हिसाब से बढ़ेगी, उसकी एज का वर्गमूल ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे। जब पेड़ की आयु 9 वर्ष है, जब पेड़ की ट्री की एज आपकी 9 ईयर्स है, तो इसकी हाइट है 4 फीट। 16 वर्ष की आयु में इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो इन सवालों को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे पहली बात को लिखो। पेड़ की ऊंचाई h मान ली, किसके हिसाब से बदलती रहती है, इसकी जो एज है, इस पेड़ की जो एज है उसका क्या कर दोगे अंडर रूट, ठीक है, इसका अंडर रूट कर दोगे। तो ये रिलेशन आपने क्या लिख दिया, सीधे सीधे लिख दिया, ठीक। आप इस रिलेशन को अगर आप इक्वेशन में बदलना चाहते हैं तो h बराबर k अंडर रूट एज आप लिख ले जाएंगे। हालांकि इसकी हमें नीड नहीं होगी, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो बच्चे स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उन्होंने तो ये वाली बात, प्रोपोर्शनल वाली बात कई बार देखी होगी 11th-12th के दौर के अंदर ही, कि कैसे प्रोपोर्शनल या जो समानुपाती है उसको आप कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में कांस्टेंट लगा के। क्या के इधर ही लगाना पड़ेगा, नहीं, आपका मन करे इधर लगाओ, लेकिन दूसरी बार भी इधर ही लगाना पड़ेगा, किस भी साइड। क्या के मल्टीप्लाई में ही आएगा, नहीं, आपका मन करे डिवीजन में करो, लेकिन दूसरी इक्वेशन में भी क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में। ये आपका कंफर्ट है। चलो पहले केस में उसने क्या कह रहा है कि जब पेड़ की आयु 9 साल है, उसकी ऊंचाई 4 फीट है, ऊंचाई उसकी हाइट 4 फीट है, बराबर हमने लिख दिया के इंटू में अंडर रूट उसकी एज कितनी है भाई 9। तो यहां से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इसे आपने सोल्व कर दिया, 3 आ गया। चलो केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। 16 वर्ष की आयु में इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो हमने मान लिया ऊंचाई कितनी होगी h होगी, इक्वल्स टू में k की वैल्यू रखोगे, k की वैल्यू कितनी आ गई है 4/3। इनटू में आप लिखोगे यहाँ पर अंडर रूट एज, एज कितनी है भाई उसकी 16, 16 का अंडर रूट करके यहाँ लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली रिजल्ट आया 16/3 फीट। कितनी बार डिवीजन गया भाई 5 बार, तो 5 फीट। फिर उसके बाद कितना बचा 1/3 फीट, 1/3 फीट ये बच गया। अब आंसर देखो, उसने चालाकी की है कि किसके अंदर दिया, फिट दे दिया, उसके बाद इंच दे दिया। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं तो क्या होगी, समस्या पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या ध्यान रखोगे, 1 फीट जो आपके पास होता है उसके अंदर 12 इंच होते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 1 इंच के अंदर कितने एग्जैक्ट सेंटीमीटर कंसीडर किए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो 1/3 फीट को इंच में बदलना है, तो इसको हटा के 12 से गुणा कर दोगे तो 5 फीट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 इंच रिजल्ट आ जाएगा। एक तरीका हमने क्या सीखा है कि इन क्वेश्चंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप सोल्व कर सकते हैं। तरीका ये होगा, आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसको आप सोल्व करेंगे। अब दूसरी काम की बात सुनो, दूसरी काम की बात ये है
कि सबसे पहले आपने देखा पेड़ की हाइट प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट एज के। अब फर्स्ट केस में आप ऑब्जर्व करना जरा, फर्स्ट केस में क्या कहा, जब एज 9 ईयर्स है तो हाइट कितनी है, 4 फीट हो गई। और यहाँ पर कितना है आपके पास, अंडर रूट 9 लिखा जा सकता है, प्रोपोर्शनल है। इक्वल में जब बनाते हो तो आपका के आता है, तो मैं एक इक्वेशन और बनाता हूँ और दोनों का डिवीजन करता हूँ, तो जो के आपका कांस्टेंट है वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है एक से दूसरे में, तो उसको लिखने की नीड नहीं है। अब सीधे सीधे लिख दो, हाइट h है और अंडर रूट 16 यहाँ पर आप कर दोगे। जब आप इसे सोल्व करेंगे h आपका ऊपर चला गया, ये 4 गुणा 4 16 में 3 का डिवीजन कर दोगे 16/3। 5 आपके पास फिट आ गया, 1/3 फिट को कन्वर्ट करना है तो 12 से गुणा कर दोगे तो 4 इंच आ गया। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन वाला पार्ट भी सीखना है, ये वाला पार्ट भी आपको सीखना है। हालांकि इसका बेसिक के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि भाई हम पहले केस में भी बनाते इक्वेशन के आता था, यहाँ दूसरे में भी बनाते तो के आता है, तो हम सीधे सीधे के की वैल्यू ना निकाल करके दोनों इक्वेशन बनाते हैं, एक में दूसरे का डिवीजन करते हैं, के से के कट जाता है। पहले वाले केस में आपकी ये हाइट, दूसरे में ये वाली हाइट, तो इस हिसाब से आप सीधे सीधे इन बातों को लिख सकते हैं। आई होप बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक अच्छा और बेहतरीन सवाल आपके सामने, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताएं कि क्या रिजल्ट होगा। देखो भाई, 3 टू दी पावर 33, 3 की घात 33 प्लस सेम बात, फिर प्लस सेम बात, फिर 2 की घात 33, 2 टू दी पावर 33 प्लस सेम वही बात, बराबर 6 टू दी पावर x। एक तो आपको ये पता चल गया कि भाई कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा, x की वैल्यू देखो तभी निकाल सकते हो, जैसे इधर कह दे कि 6 की वैल्यू 5 है और इधर कह दे 6 की वैल्यू x है, 6 की पावर x है, इधर कह दे 6 की पावर 5 है। x की वैल्यू पूछे तब आप कहोगे कि बेस अगर सेम हो गया है तो आप सीधे सीधे इनकी जो पावर है इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट इक्वल है तो मस्ट है कि x अगर 5 होगा तभी ये बात जस्टिफाई होगी। तो एक बात तो ये तय हो चुकी है यहाँ से कि आप या तो इस पूरे को कन्वर्ट करो या फिर इसको कन्वर्ट करोगे 2 × 3 में ब्रेक करो। ठीक है, ये कोई हेडेक वाली बात नहीं है, मैं बस बता रहा था कि क्या क्या यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। एक काम की बात और देखना कि जैसे आपके पास a + a लिखा हुआ है तो क्या आप इसे 2 गुना a नहीं लिख सकते कि ये बात 2 बार रिपीट हुई है, तो 2 × में जो आपकी ओरिजिनल बात है वो लिख देंगे। ऐसे ही मैं कहूँ कि a + a लिखा हुआ है तो क्या आप 3 × में a नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ये a है यहाँ पर, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार है ना, ये 1 बार 2 बार 3 बार, तो सेम ही बात अगर ऐड हो रही है तो उसको लिख देंगे हम लोग। जैसे मैं आपको कहूं कि x + x, तो आप कहोगे कितनी बार है, 5 बार, और क्या है आपका x है, तो 5 × में x, ये पैटर्न आप लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ऑब्जर्व करना, ये बात एक जैसी है और कितनी बार है, 3 बार, तो आप इसको लिख देंगे 3 × में 3 टू दी पावर 33 आ गया। इसके मल्टीप्लाई में ये है, ये वाली बात 2 बार है तो आप लिख देंगे 2 × 2 टू दी पावर 33। इसकी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर आप लिखोगे 34, × में 2 की पावर भी 34, दोनों की पावर सेम मेंटेन है। तो 3 आपका कितनी बार है, 34 टाइम्स, 2 आपका कितनी बार है, 34 टाइम्स, 3 × 2 6, 3 × 2 6, 3 × 2 6, तो 3 और 2 के 34 पेयर बनेंगे, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, तो 6 की पावर 34 हो गया। इधर क्या आपका भाई 6 की पावर x, कंपेयर करके रिजल्ट बता देंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो आपकी 34 होगी। तो ये तो छोटे छोटे बेसिक्स थे हमारे, इनको हमने क्लियर कर दिया। कुछ बच्चे क्या है ठीक कमांड कर ले जाते हैं ऐसे सवालों में, तो क्या करेंगे वो 3 × में 33 आएगा तो वो कहेंगे कि सर ये तो सीधे ही लिख दो ना कि 3 की पावर 34,
फिर इनटू में 2 के गुणा में आएगा तो 2 की पावर भी 34। ये 6 बनना ही है तो 6 की पावर 34, 6 की पावर x। तो इतना सा भी एग्जाम में लिखकर इस सवाल को किया जा सकता है। आपसे बस मैं एक ही बात कहूँगा कि जब भी कभी आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, भले ही 1 मिनट लगता उस चीज़ को सीखने में, आप 2 मिनट लगा दें, ठीक है। 10 मिनट की चीज़ है, उसके ऊपर 15 मिनट इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उसको एकदम गहराई से सीखें कि कैलकुलेशन का कौन सा पार्ट है, इसका कौन सा पार्ट है। इससे आपका मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। चलो भाई, एक सवाल आपके सामने है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। एक बार के लिए अटेम्प्ट करके देखो कि क्या रिजल्ट होगा इसका। नोटबुक पेन और साथ में लेकर के बैठा करें, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इस क्लास को फिर से रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी। देखो भाई, क्या कहा है इसने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना। त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, रेडियस 30 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 42 सेंटीमीटर है का एक बेलनाकार पानी से भरा है। बेलनाकार आप ऐसा कर सकते हो, बेलनाकार बर्तन ले लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, सिलेंड्रिकल वेसल, बर्तन ले लेना, पानी से भरा है। इसकी सामग्री 75 सेंटीमीटर चौड़े, 44 सेंटीमीटर के और चौड़ाई 44 सेंटीमीटर के आयताकार टब में खाली कर दी जाती है। टब में पानी की ऊंचाई कैसे सोल्व करोगे? देखो सिंपल सा तरीका ये है, पहले इसको इमेजिन करो। आपके पास सिलेंडर की शेप जैसा एक बर्तन है जो कि पानी से भरा हुआ है। इसको हमने यहाँ से उठा करके खाली किया एक ऐसे बर्तन में जिसकी शेप क्या चल रही थी, यहाँ पर आयताकार, उसका बेस बता दिया, मतलब ये क्यूबॉइड की शेप जैसा होगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो एक सुधार आपको बस इतना ही करना है। कुछ बच्चे हल्का सा गलत डायरेक्शन में इमेजिन कर ले जाते हैं, लेकिन आपको इमेजिन क्या करना है, यहाँ से आप ये मान लो कि ये पूरा का पूरा भर गया, पूरा भर गया। आपने बर्तन ही ऐसा लिया जो पूरा भर गया। क्या ध्यान रखा आपने? 75 सेंटीमीटर इसकी सामग्री, यहाँ पर देखो इसकी लेंथ कर देना, इसकी लंबाई कर देना, यहाँ से लंबाई 75 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसकी जो चौड़ाई है वो 44 सेंटीमीटर। आपने एक ऐसा बर्तन लिया जिसकी लेंथ कितनी है 75, विड्थ कितनी है यहाँ पर 44 और हाइट कितनी है h। इसको हम पूरा भरा हुआ मान लेते हैं कि बर्तन हमारा इसी साइज का था। नीचे वाली चीज़ वो की वो रखनी है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, इस बर्तन को ऊपर तक मान लेते हैं, फिर कहते हैं कि एस तक भर गया होगा, फिर अगले पार्ट में इमेजिन करने में इश्यू आता है। ऐसे केसेस में हमेशा ही आप क्या करें, जो कंडीशन दे रखी है वो तो वैसी की वैसी ले लें और हाइट उतनी ही रखें जिससे कि ये पूरा का पूरा भर जाएगा। तो हमने h हाइट मानी है, तो जैसे ही हम इसका पानी इसमें डालेंगे वो h हाइट तक मेंटेन हो जाएगा। चलो भाई आगे क्या करें फिर? आगे सिंपल है, जो वॉल्यूम आपका यहाँ पर था पानी का, वही वॉल्यूम वहाँ हो जाएगा। पानी का जो आकार है वो सिलेंड्रिकल शेप से क्यूबॉइड शेप में बदल गया। पानी का आकार बेलनाकार से घनाभाकार हो गया है। तो ये है अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेसिक। ये बात आपकी इमेजिनेशन में अगर है तो आप सीधे सीधे एग्जाम में क्या लिखते देखना। वॉल्यूम लिखोगे सिलेंडर का, क्या आएगा? बेस एरिया पाई इंटू में रेडियस कितनी दे रखी है 30 का स्क्वायर लिख दोगे यहाँ पर 900, इंटू में हाइट कितनी है 42। इसको हमने खाली किया किसके अंदर? 75 इंटू 44 इंटू में h में। अब इसे सोल्व कर लो, 22 से कैंसिल आउट करोगे 2 बार हो गया 75 इंटू 2 150, 15 6 90, कैंसिल आउट हो गया। 7 से काटा 6 बार, 6 इंटू 6 36 इक्वल्स टू में हमारी यहाँ से क्या निकल के आ गई? हाइट। और ऐसे क्वेश्चंस में कई बार एक एरर हो जाती है, चालाकी एग्जामिनर क्या कर दे जाता है कई बार कि एक कोई सा भी पार्ट है वो छोटा दे देगा, जैसे आपको कह देगा कि 0.2 मीटर है। सारा डेटा किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में। कई बार 2 मीटर ही बोल देगा, 0.2 मीटर भी दे देता है, तो वहाँ पर हमारा रैंडम ध्यान नहीं जा पाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? इन सवालों को ध्यान से पढ़ना है
कि जितनी भी यूनिट काम में ली गई हैं क्या वो सारी की सारी सेंटीमीटर में है या फिर सारी की सारी मीटर में है। अगर यूनिट एक जैसी नहीं है, किसी एक यूनिट को भी घुमा करके दिया तो उसको कन्वर्ट करोगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सवाल है। चलिए भाई इसको आप अटेम्प्ट करिए, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। उम्मीद है आप इसे 20 सेकंड में कर दे जाएंगे आसानी से। देखो भाई इसने क्या कहा कि sin 3a इक्वल्स टू में cos a प्लस 10 डिग्री, जहां 3a आपका अक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। 2 कोसेक 3a/2 प्लस 6 साइन स्क्वायर 3a माइनस 3/2 टेन स्क्वायर 3a क्या होगा। काम की बात सुनो, आपको सिखाया गया था, अगर आप कंटिन्यूअस ये सीरीज देख रहे हैं तो इस सीरीज में ही मैंने एक आपको बेहतरीन बात बताई थी कि जब भी कभी a प्लस बी होता है तो इस टाइप के 6-7 रिजल्ट निकलते हैं, वो सारे के सारे आपको याद करने होते हैं। और उन्हीं में से एक रिजल्ट क्या है, a प्लस बी अगर आपका 90 डिग्री है तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपका बनता है, वो क्या है, साइन a बराबर कोस b। कहने का मतलब साइन के साथ जो एंगल है और कोस के साथ जो एंगल है, उन दोनों का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। ऐसा तभी होता है, जैसे जनरली जो हम एग्जांपल देखते हैं, आपने देखा होगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कोस 30 के बराबर होती है, तो यहाँ 60 + 30 बन रहा है। साइन 45 की वैल्यू कोस 45 के बराबर होती है, यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे 45 + 45 आपका 90 बन रहा है। ऐसे ही साइन 0 डिग्री की वैल्यू कोस 90 डिग्री के बराबर होती है, तो यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे 0 + 90 90 हो रहा है। ऐसे ही कोई और भी रिजल्ट आता, जैसे साइन 20 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप कह देंगे कोस 70 डिग्री के बराबर होगा। ये पैटर्न अगर आपने ठीक कर रखा है तो फिर इस सवाल को आप एग्जाम में कैसे डील करते, आप कहते कि भाई इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 90। 3a में a ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा 4a प्लस का 10 डिग्री, प्लस का 10 डिग्री, 10 उधर भेज देते हैं तो 90 में से लेस हो जाएगा 80। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 डिग्री। अब इसको रख दो, यहाँ पर आप 20 अगर रखोगे, 20 रखोगे तो ये 60 बन गया, 60 में 2 का डिवीजन कर दोगे 30 बन गया। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री की हो जाएगी 2। फिर प्लस 3a, तो यहाँ से देखना a की वैल्यू 20 डिग्री, 3a की 60 होगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसका इसने क्या कर रखा है स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगी 3/4 माइनस यहाँ से देखना 3/2 आपके पास यहाँ पर मेंटेन है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या मेंटेन हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। इसे हम लोग यहाँ से कर देते हैं फिर सोल्व। देखना ये वाली जो वैल्यू आपकी मेंटेन हो गई 2 और ये आपका 3। गौर से देखोगे 3 × 3 9/2, 3 × 3 9/2, ये इससे कैंसिल आउट। फाइनली रिजल्ट जो हमारा यहाँ से निकल के आया वो कितना निकल के आएगा 4। क्या ध्यान रखना है, a प्लस बी जब आपका 90 डिग्री होता है उसके ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता बनते हैं। अदरवाइज तो क्या होगा कि कोई बच्चा सोचेगा कि मैं कोई वैल्यू मान लूँ, a की 20 मान लूँ, 10 मान लूँ, 30 मान लूँ, तो हो सकता है एक आइडिया उसको लग जाए कि कोई वैल्यू सेट बैठ जाए। जैसे यहाँ पर 20 डिग्री सेट बैठ रही है, 20 डिग्री सेट बैठ नहीं थी क्योंकि 20 तो इसका कंक्लूजन निकलना ही था। तो बेटर क्या है, ट्रिक के थ्रू नहीं पढ़ना आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ना है। कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ोगे तो क्या है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा और पैटर्न आपके इंपॉर्टेंट चलते ही हैं, वो सारे के सारे आपको बताए जाते हैं और जहाँ भी काम की बात आती है उसको डिटेल में भी एक्सप्लेन किया जाता है। एक सवाल आपके पास वेन डायग्राम का है ना, हाँ वेन डायग्राम का 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप इस सवाल को अटेम्प्ट करके बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उम्मीद है हो गया होगा सोल्व। देखना जरा क्या कहा इसने। एक परीक्षा में 52% परीक्षार्थी इंग्लिश में या अंग्रेजी में फेल हुए, 42 42% मैथ में फेल हुए हैं,
17% दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए। अब यहाँ से देखो एक बात तो ध्यान रखना, वेन डायग्राम आपका मन करे पास का बना लो, आपका मन करे फेल का बना लो, इसका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ मैक्सिमम मतलब तीनों ही चीज़ें फेल को बता रही हैं, तो इजी कौन सा रहेगा, फेल को लेकर बताना। अब इसी सवाल को डील कर सकते हैं पास का वेन डायग्राम, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर जब फेल वाली चीज़ें देगा ना तो फेल वाला ही वेन डायग्राम बनेगा, पास का डेटा देगा तो पास वाला ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। आपका मन करे उसका बना लो, फेल से बनाओगे इजीली बन जाएगा, पास से बनाओगे तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। अब बात को समझो दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक मैथ्स है और एक आपके पास इंग्लिश है। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो दोनों में पास हो, ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो दोनों में फेल हो, ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके अंदर, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, प्रॉपर मैनर में ही बताता हूँ बात। ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो मैथ्स में पास हो लेकिन इंग्लिश में फेल हो, ऐसे हो सकते हैं जो मैथ्स में फेल हो बट इंग्लिश में पास हो, ऐसे भी बच्चे होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर फेल होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके पास से 4 कैटेगरी बनती हैं स्टूडेंट्स की। कई बार एग्जामिनर ये कह देता है कि दोनों सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, तो उसमें ये लास्ट कैटेगरी आपकी हट जाती है। क्लियर है। आप यहाँ पर हमेशा ही इनको सोल्व करने के लिए क्या बनाते हैं, 2 सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल आपका ये वाला हो गया, एक सर्कल आपका ये वाला हो गया। इसे हमने नाम दे दिया मैथ्स और इसे हमने नाम दे दिया इंग्लिश। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस सर्कल को आप यहाँ से क्या मानेंगे कि ये सर्कल किन बच्चों को बताएगा, पास होने वालों को बताएगा या फेल होने वालों को। अगर मैं कहूँ, एक एक करके बात करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये सर्कल जो है पास होने वाले बच्चों को बताएगा, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, ऐसे बच्चे दोनों में पास हुए हैं, ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं लेकिन इंग्लिश में फेल हो गए, ऐसे बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं लेकिन मैथ्स में फेल हो गए। तो उस केस में देखना, दोनों सब्जेक्ट में पास, सिर्फ मैथ्स में पास और यहाँ से सिर्फ इंग्लिश में पास, तो ये जो पार्ट है ये किस में चला जाएगा, 2 जो आपके सर्कल बन रहे हैं इसके अंदर। कब, जब आप वेन डायग्राम किसका बनाते हैं, पास का। अगर यही डायग्राम, और फिर कहेगा वो चौथी बात कहाँ गई, तो चौथी बात साइड में कि दोनों में ही जो फेल हो गए हैं वो बच्चे कौन से हैं, मतलब किसी में भी पास नहीं हुए। अगर आप इस वेन डायग्राम को कहते हैं कि फेल का बनाएंगे, कि ये जो सर्कल्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो बच्चे फेल हो गए, तो क्या कहेंगे, ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए ये, ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं, सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं ये वाले, लेकिन इंग्लिश में पास हैं, ऐसे बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश वाले ये हैं। तो उस केस में इन 3 चीज़ों को यूज करके आपका फेल का वेन डायग्राम बनेगा। तो फिर आप कहोगे सर ये पास वाले कहाँ जाएंगे, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो पास वाला हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो 3 कैटेगरी आपकी यहाँ पर फिल हो जाती हैं, आपकी चौथी कैटेगरी बाहर बचती है, और पूरी की पूरी क्लास है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, 100% बच्चों को। इतना बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए वेन डायग्राम में। अगर ये नहीं पता है तो देखो, आसान सवाल है वो तो कोई भी बच्चा कर लेता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किसी को चैलेंज भी नहीं कर रहा कि नहीं कर सकते, लेकिन आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि असल में कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी डेटा दे दे। आपको ये कह दे फेल से बनाओ, फेल से बना दो, आपको ये कह दे पास से बनाओ, बिल्कुल पासिंग वालों से बना सकते हो। चलो फिल करते हैं। फिल करने में क्या ध्यान रखना है, जो कॉमन पार्ट है वो पहले फिल होगा। तो कॉमन में क्या कहा, देखो 17% बोथ में, 17% बच्चे यहाँ आ गए। अब देखो मैथ्स के अंदर इंग्लिश में कितने थे आपके, 52%। पूरा सर्कल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों को बता रहा है, 17 आपने भर दिया इस सर्कल में, पूरे सर्कल की वैल्यू 52 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 35%, ठीक है। अब इसने क्या कहा, 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 17 आपने भर दिया, 17 आपने फिल कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 21 और 3 24, 24%। एक मिनट, 24 नहीं बचेगा भाई, देखो 42 है ना उधर से, आपके पास बचेगा 25%, 25 और 17 आपका 42, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे हुए, तो आप कह दोगे कि सर ये
इतने जो बच्चे हैं ना ये 52 हैं, 25 उनमें आप और ऐड कर दोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, 77% बच्चों की, जो या तो एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। टोटल 100% है, तो बचे हुए बच्चे कितने आपके पास, 23%। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। एग्जाम में क्या करना था, ये करना था नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। मेरे लिए भी ये बात सीधे सीधे लिख देना बहुत आसान था, लेकिन मेरा वो उद्देश्य कभी भी नहीं रहता है कि जिस सवाल को करो सोल्व और निकल जाओ। ये काम आपने भी कर ही रखा होगा भाई। जो बच्चे बहुत सारे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, बुक से ही पढ़ते हैं, तो किताबें बोलकर तो बताती नहीं है। राइटर ने जैसा सॉल्यूशन दे दिया है उसी हिसाब से बच्चा ट्रू मान लेता है, उसे लॉजिक भी नहीं पता होता है कि क्या बात किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जहाँ पर समझाने लायक कुछ बात है उसको डिटेल में ले जा करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा, एक सेंट्रोइड पर बेस्ड सवाल है, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे रीड करें और अटेम्प्ट करके भी बताएं। देखो भाई क्या कहा, ट्राइंगल एबीसी में एडी जो है वो माध्यिका है, एडी पर जी इस टाइप से है कि एजी रेशियो जीडी बराबर 2:1, और एरिया ऑफ ए आर जो है वो एरिया बताता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीजी वर्सेज ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। सेंट्रोइड पर बेस्ड आपका एक सवाल है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया रैंडम एबीसी। इसने आपसे क्या कहा कि एडी इसकी मीडियन है, तो एडी अगर इसकी मीडियन है तो ये क्या होगी, मीडियन क्या होती है भाई, मीडियन वो होती है जो वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिल जाती है, ठीक है। एडी पर एक जी इस टाइप से है कि एजी रेशो जीडी, एजी रेशो जीडी कितना है आपका मेंटेन यहाँ पर 2:1। ये असल में देखा जाए तो 2:1 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा अपने आप में सेंट्रोइड। आपसे पूछ रहा है ट्राइंगल ए बी जी, ट्राइंगल ए बी और जी का एरिया प्लस आपका जो ट्राइंगल एबीसी है इसका एरिया क्या रेशियो होगा। तो एक बात ध्यान से समझना, किसी भी ट्राइंगल में आप तीनों जब मीडियन ड्रॉ करते हो, तीनों जब मीडियन आप ड्रॉ करते हो तो ट्राइंगल का एरिया 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तीनों मीडियन, एक माध्यिका का ये है, एक माध्यिका का ये है, एक माध्यिका का आपकी ये है, क्लियर। एक बात तो ये हो गई। इसी में एक दूसरा रिजल्ट और अगर आपको पता है तो ऐसे सवाल आप सीधे सीधे, एक मिनट भाई कैसे क्लियर नहीं हो रहा है, देखो अगर आपको एक बात और पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपने 3 मीडियन ड्रॉ करके सेंट्रोइड क्रिएट कर दिया, हमें कैसे पता चला भाई सेंट्रोइड है, 2:1 में सेंट्रोइड ही मीडियन को डिवाइड करता है। तो सेंट्रोइड से अगर आप इस वर्टेक्स को मिला दें और इस वर्टेक्स को मिला दें और इस वर्टेक्स को मिला दें तो हमारा एरिया 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यही बात बन रही है ना कि अगर मैं यहां से देखो ये वाला पार्ट मिटा दूं, अगर मैं ये वाला पार्ट मिटा दूं और मैं इसको कुछ ऐसे मिला दूं, तो आप यहां से गौर करना जरा, मैंने क्या किया, जी से डी तक मिटा दिया, जी तो वहीं फिक्स है मेरा। अब आप गौर से देखो ट्राइंगल एबीजी, ट्राइंगल एबीजी आपका ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी 1 होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा। तो ट्राइंगल एबीसी का क्या होगा उस केस में 3 होगा। तो आपका रिजल्ट ये निकल के आ जाएगा। क्या चीजें सीखें जिससे काम हो जाए, तो अगर पिछला सेशन आपने देखा था इस सीरीज का तो उसमें मैंने बताया था आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी, या तो पिछला होगा या उससे पिछला सेशन होगा, वो देख लेना, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप इन सवालों को स्पीड से डील कर सकते हैं। चलो भाई आपके सामने एक सवाल और है। अगेन आपके पास है 20 सेकंड का टाइम, जल्दी से आप मुझे डील करके बता दें कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखना जरा, 2 धावक 2 रनर हैं, 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं।
अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। सारा खेल किसका है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम। आपका मन करे तो आप इसे क्या करें, रेशो में कन्वर्ट कर दें। आपका मन नहीं कर रहा है तो रेशो में ना कन्वर्ट करें। तो एक तरीका तो ये था कि हम कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले रनर की स्पीड कितनी है, 100 मीटर प्रति मिनट। टाइम कितना लेता है, टी मिनट ले लेता है, क्योंकि मिनट में डेटा चल रहा है। तो डिस्टेंस कितनी, स्पीड इनटू में टाइम आ गई। दूसरे वाले की स्पीड कितनी है भाई, 120 है, जायज़ सी बात है। और पहले धावक से 10 मिनट कम लेता है, ज़्यादा स्पीड है, तो इसका टाइम कितना होगा, t-10, मिनट में ही चल रहा है। इसे अगर हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 5। अब राइट में देखना 6t 5t क्या बचा t, और 10 गुणा 6 60, इधर कितना आ गया आपके पास 60। किस में आएगा, मिनट में। आपको नीड किसकी है, आपको नीड है डिस्टेंस की। 100 मीटर की मीटर प्रति मिनट के हिसाब से अगर कोई रन करेगा यहाँ पर तो आप पाएंगे 1 मिनट। सही तो चल रहा है ना, ठीक है। 100 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से रन करेगा तो डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम तो कितना आ जाएगा भाई, 6000 मीटर। और इसको क्या लिख देंगे आप, 6 किलोमीटर लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे इससे करना प्रीफर नहीं करते, रेशो से करते हैं। रेशो को भी देख लो, हालांकि जितना आसान कह रहे हो उतना तो नहीं होता, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है लिखने में। स्पीड का रेशो कितना है आपका, स्पीड का रेशो है 100 रेशो में 120। सोल्व करोगे तो कितना है, 5 रेशो में 6। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 6 रेशो में 5। कितने का अंतर है, 1 का। 1 किसको बताता है भाई, 10 मिनट को, ठीक है। 6 किसको बताएगा, 60 मिनट को। अब 60 मिनट के अंदर 100 मीटर हर मिनट में जाता है, 60 मिनट में कितना आ जाएगा, 6000, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं आपको बार बार इन्फेसिस इन्हीं चीज़ों पर देता हूं कि इसमें ना तो कोई कन्फ्यूजन होता है, सीधे सीधे आपकी बात चल रही है। दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों ही आपको सीखने होते हैं, लेकिन प्रयास करें जो तरीके डील करने में आसान है उनको ही यूज में लाएं, जिससे कि एग्जाम के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि कैसे डील होगा कैसे नहीं होगा। चलो भाई, आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसका ऑप्शन नहीं रखा गया है। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप ट्राई करके बता दो। देखो, काम की बातें सुनो एक एक करके। यूनिट डिजिट चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने देखा था सारा खेल यूनिट डिजिट का ही है, बाकी जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं उनका कोई रोल नहीं है, इनको हटा दो चाहे सवाल से, ठीक है। यहाँ पर 44 लेफ्ट साइड में इनको हटा दो। रोल किसका, इस 4 का, 3 का, 2 का। इसके बाद हमने एक बात और सीखी थी कि भाई पेयर बनाते हैं मल्टीप्लाई में, इनमें भी क्या ध्यान रखना है। फाइनली जब आप सोल्व करोगे तो आपको इतना ही सोल्व करना है कि पेयर बनाने के बाद भी अगर आपके पास कुछ बचता है तो देखोगे। और पेयर कितने के बनाते थे, 4-4 के। अगर आपने देखो चैप्टर नहीं पढ़ रखा तो इश्यू आएगा कि आप सोचोगे यार ये टीचर क्या तो पेयर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है। ऑल ओवर कंक्लूजन क्या था कि इसमें आपको 4 का डिवीजन करना है, रिमाइंडर 4 का डिवीजन लास्ट के 2 डिजिट में ही करते हो। 33 में 4 का करोगे, रिमाइंडर आएगा 1। 44 में पूरा चला जाएगा तो क्या लिखोगे, 3 की पावर 4 इनटू में 4 के अंदर यहाँ करोगे 4 का डिवीजन, 13 गुणा 4 52, कितना बच जाएगा 3। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपने यूनिट डिजिट चैप्टर के अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं किए हैं तो आप इस सवाल को रट भले ही लो, बाकी इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। रीज़न क्या, कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई, तो इतना छोटा पोर्शन भी नहीं है कि मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके लिए आप सर्च कर देना यूनिट डिजिट बाय वासु सर, नंबर सिस्टम डाल करके, तो आपके सामने लेक्चर आ जाएगा। अब सोल्व कर देते हैं। ये 2 हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9, फिर 3 इंटू 3 9 9 9 81, 1 आ गया। 4 की पावर 1, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 16 की वजह से 6, 6 गुणा 4 24 की वजह से 4, 4 इंटू में 2 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितने भी सवाल किए हैं सिर्फ मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसकी मजबूरी ये समझो कि पूरा चैप्टर इसमें आ जाएगा। इस सवाल में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, तो आपको क्या करना है, सर्च करना है और उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। चलो भाई,
एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव नेचर का सवाल है। आपके पास टाइम है यहाँ पर कुल मिलाकर के 25 सेकंड का। 25 के बजाय चाहे 30 ले लो, लेकिन करके देखो। एक निश्चित राशि पर 16 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 6350। उसी राशि का उसी दर से 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? 3 ईयर का है तो हम लोग ऐसे सवाल कैसे करते थे भाई? 16 2/3% क्या मानते थे? 1/6। प्रिंसिपल क्या मानते थे यहाँ पर? 6 × 6 × 6 216 मान लेते थे। इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? मैं सीधे सीधे जो काम की बात थी उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ट्री मेथड को अवॉइड कर देते हैं, सीधे सीधे डील करते। तो इसका आपको क्या करना था? 1/6 कितना आता? 36। 36 कितनी बार लिखना था? 3 बार। तो ये कितना आ जाता? 36 गुणा में 3 36 × 3 आपका कितना हो जाता? 108। ये क्या है? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसका भी 1/6 आप करोगे। देखो 30 टोटल मारा, यहाँ पर 216। चलो एक बार ट्री बना देता हूँ मैं। 216 मानते थे, 1/6 करोगे। पहले साल का ब्याज कितना आएगा? 36। दूसरे साल का 36 एंड 6। तीसरे साल का निकालोगे 36। इन तीनों पर भी मिलेगा 6 6 और इस पर आपका 1। ये पैटर्न था, इसे अवॉइड करते थे। तो हमने क्या कर लिया? प्रिंसिपल का सीधे सीधे हमने 1/6 कर दिया। 3 बार आता है तो ये कर दिया। फिर यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? 6 और उसका 3 बार करोगे, या इसका सीधे सीधे आप 1/6 कर दोगे तो 18 आ जाएगा। और 6 का 1/6 करोगे 1 आ जाएगा। इन पर मैंने आपको शानदार तरीके से काम करवा रखा है। तो जब भी कोई लेक्चर है, देखो कोई बच्चा ये कह सकता है इस एटीट्यूड के साथ क्लास ना देखे कि सर हम तो तभी देखेंगे जब आप उस कॉन्सेप्ट को वहीं करवाओगे। चैप्टर पूरा होता है, सवाल उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। एक सवाल में आप पूरा चैप्टर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो किसी भी टाइप का, किसी भी डिफिकल्टी लेवल का सवाल आपके सामने हो, आप इजीली डील कर सकते हैं। तो आपसे मैं बस इतना ही कहता हूँ बार बार कि यार जो चैप्टर पढ़ा रखे हैं ना आपको, उनको ठीक तरीके से एक बार पढ़ लो, सारे सवाल कर देना। और जो अप्रोच बताइए स्पेशली, अब कोई बच्चा इसको इसी से करना प्रीफर करता है, मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख ले जाओगे तो भी बात बन जाएगी। ठीक है भाई, तो ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। इसने क्या कहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना बना है? ये वाला। इसको ऐड करोगे 108 में 18 जोड़ोगे 126 और ये कितना बन गया भाई आपका? 127। किसको बताता है? 127 बताता है 6350। रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है। तो किससे गुणा करोगे? देखना, अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 12 × 5 60 और 7 5 35, 635 आ जाएगा। एक जीरो है, मतलब 50 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? 216 × 50। ये आपका हो गया प्रिंसिपल। उसी रेट से साधारण ब्याज निकालना है तो प्रिंसिपल इनटू में टाइम। टाइम कितना? 5 3 15 और 2 17 बटा में 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3% मैंने लिख दिया 1/6। तो कैलकुलेटिव नेचर के जो सवाल हैं जिनमें काफ़ी कैलकुलेशन है, उनमें भी आप इस हिसाब से अपना टाइम बचा सकते हैं। 6 से 18 से डिवीज़न करोगे क्योंकि ये 6 × 6 × 6 है। 18 का डिवीज़न एक बार चला गया, 3 बचा, 18 2 36। 12 × 5 60, 600 आ गया। 17 × 6 102 और 2 लग गए आपके जीरो। ये लो भाई, ये सवाल आपका सोल्व हो गया। आपको क्या काम करना है? अगर नहीं पढ़ रखा है तो सीधे सीधे सर्च मारो CI बाई वासु सर, कंपाउंड इंटरेस्ट बाई वासु सर। ठीक है, आपको लेक्चर मिल जाएगा सीधे सीधे। रेलवे सीरीज के अंदर जो हमने पढ़ा है सारा का सारा देख डालो, शुरुआत से लेकर। SI भी देखना चाहो वो भी देख लो, तो उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा कि इन सवालों को किस हिसाब से हम लोग डील कर सकते हैं। चलो भाई, एक सवाल आपके सामने और है, यहाँ पर देखना जरा। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है।
देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, दूसरे वाले में कितना है 5:3। दोनों बर्तनों की मात्रा को 1:2 में मिलाया जाता है नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात। इंपॉर्टेंट क्या है इस सवाल में, ये वाली बात। तो कैसे डील करें, देखो पहला आपके पास जो बर्तन है और दूसरा आपके पास जो बर्तन है, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क आपका क्या है 3 लीटर, तो पानी आपका कितना है 5 लीटर, और पूरा का पूरा बर्तन 8 लीटर से भरा हुआ है। दूसरे बर्तन में देखोगे दूध कितना आपके पास 5 लीटर, पानी कितना आपके पास 3 लीटर, पूरा बर्तन कितने का है 8 लीटर का। बट एग्जामिनर ने कहा कि देखो पहले बर्तन और दूसरे बर्तन, पहला अगर 1 लीटर का है तो दूसरा कितने का होगा 2 का, जस्ट डबल। तो पहला अगर आपका 8 लीटर का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए 16 का। तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, बन गया 16 लीटर। 8 लीटर ये, 16 लीटर ये। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर ये कितना बन जाएगा 10, और ये कितना बन जाएगा 6, और ये पूरा अगर देखोगे तो 16। अब इन दोनों को मिला दो, दोनों बर्तनों को आपस में मिला दोगे तो इसमें दूध 3 लीटर था, इसमें आपका 10 था, कितना हो गया 13 लीटर। इसमें पानी 5 लीटर था, इसमें पानी 6 है, तो टोटल कितना हो गया आपका 11 लीटर। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो कितना निकल के आ गया 13:11। क्लियर है भाई। तो आज का सेशन अपना हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन सब की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वास्तु स्टडी IQ नाम से अपना टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा हमारे स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, तो स्मार्ट कोर्सेज को अगर आप देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर आपको जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जा कर के आपको ऐप डाउनलोड करनी है, स्टडी IQ नाम से सर्च करोगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करके उसे आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सारे के सारे कोर्सेज के अंदर ही आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, तो क्वालिटी को लेकर हम लोग वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। सेशन आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अगर इनको शेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट सेशन ना भी करें तो आपको जो PDF दी जाती है एटलीस्ट वीक में आप उसे कहीं ना कहीं एक जगह शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।